फ़लस्तीन और इसराइल का मसला दुनिया इसलिए ज़्यादा ग्रास्प करती है क्योंकि इसकी जो शुरुआत है वो काफ़ी वर्ल्ड वॉर 1 से शुरू होती हैं। और हमारी जनरेशन जब हम लोग इंशाल्लाह सियासत के अंदर ज़्यादा अमल शुरू करेंगे, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जंग अज़ीम अव्वल और जंग अज़ीम दोम के दरमियान वो कौन से वाक़यात थे जिसके बाद इस तनाज़े ने आग ज़्यादा पकड़ी, और उसके बाद ये 1948 से एक लगातार जंग या जंग बंदी के दरमियान एक पेंडुलम की तरह स्विंग करता रहा। अभी हमास ने जो किया, हमास ने बेसिकली सीज़ फायर तोड़ा है, ठीक है, जंग ख़त्म नहीं हुई। अच्छा, सीज़ फायर था पहले? सीज़ फायर था, यानी आप इसको इस तरीके से देखें कि एक जंग चल रही है 1948 में, इसराइल जो है उसने अपनी आपकी यानी अपनी आज़ादी का ऐलान किया, जिसको तमाम अरब ममालिक ने नहीं माना। उस टाइम नहीं माना जब ये सारे यूरोप से आए थे, यूरोप से आए थे यहूदी, सारे के सारे। और बरतानिया उस वक्त फ़लस्तीन का वो एक टाइप का वो था, मुहाफ़िज़ था, यानी एक प्रोटेक्टोरेट था कि जी मैं बचा कर रखूँगा जी। लेकिन उसके बावजूद इसराइल ने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। एक नया मुल्क बनाया ना, एक बिल्कुल नया मुल्क बनाया है, और एक ऐसा मुल्क बनाया कि जहाँ की जो आबादी है वो दूसरे ममालिक से, ज़्यादातर यूरोप से उठा के उधर डाली गई है। वो कहते हैं कि वो हमारी प्रॉमिस्ड लैंड है, ये वो कहते हैं ये हमारी प्रॉमिस्ड लैंड है, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। यस। लेकिन इसकी जो शुरुआत है ना, इस इसराइल की तख्लीक की जो मैं क्या कहूँगा सफ़र, वो वर्ल्ड जंग अज़ीम अव्वल के अंदर उसकी एक पहला आपने सुना होगा बाल्फोर डिक्लेरेशन, ठीक है, बाल्फोर डिक्लेरेशन से शुरू हो जाता है। अब बाल्फोर डिक्लेरेशन हम तो कह देते हैं जी कि अंग्रेज़ों ने ऐसे ही जाके ऐलान कर दिया कि जी हम फ़लस्तीन में जॉर्डन रिवर से लेकर तो लबनान तक एक इलाका दे देंगे यहूदियों को, ऐसे साइन कर दिया। ऐसे साइन नहीं था हुआ। जंग अज़ीम अव्वल के अंदर जर्मनी जीत रहा था। 1916 के आखिर तक जर्मनी जंग जीत रहा था, और बरतानिया के लिए ये काफ़ी कह सकते हैं आप एक ज़िल्लत अमेज़ था कि हम जंग हार गए, हम ब्रिटिश एम्पायर हैं, पूरी दुनिया की 1/4 इलाके पे हुकूमत करते हैं और हम जर्मनी से हार गए। वहाँ पर बरतानिया के लिए बहुत ज़रूरी था अमरीकियों को जंग अज़ीम अव्वल में लाना। तो उस वक्त के जो ब्रिटिश ज्यूज़ थे जो कि ज़ायनिज़्म का हिस्सा थे, उन्होंने एक मशवरा दिया, यानी मशवरा किया कि उन्होंने कहा कि देखो हम अमेरिका को जंग में ले आएंगे, तुम ये हमारे हक़ में एक प्रॉमिस्ड लैंड का वादा कर दो। और यहूदियों ने अमेरिका को जंग में लेकर भी आए। अच्छा, जंग अज़ीम अव्वल में अमेरिका ऐसे नहीं था कूद पड़ा, उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा अमेरिकन ज्यूज़ ने लॉबिंग की वुडरो विल्सन से, जो उस वक्त सदर था अमेरिका का, कि आपको जाना चाहिए जंग में। जंग में अमेरिका कूदा है, ठीक है, जंग जीते हैं। और फिर उसके बाद जब लीग ऑफ नेशंस फॉर्म हुई जंग अज़ीम अव्वल के बाद, अमेरिकन ज्यूज़ ने बहुत ज़्यादा ये इस लॉबी की बरतानिया के लिए कि जो फ़लस्तीन का इलाका है ना वो ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट के अंदर आ जाए, सिर्फ इसीलिए कि जो बाल्फोर डिक्लेरेशन में वादा हुआ है वो बरतानिया पूरा कर सके। फिर हम उधर से आगे चलते हैं। एक जो बरतानिया ने ये यहूदियों के साथ डील की, एक जो अरब के साथ डील की। अरब के अंदर शरीफ हुसैन के साथ डील की हुई थी कि जी हम आपको एक अरब खिलाफत बना कर देंगे जी। और पूरा उसके अंदर ये यूएई, कतर, बहरीन, इराक, पूरी वो जो गल्फ है, पूरा जो आपका वो जो अरब स्पीकिंग वर्ल्ड है ना, वो उस खिलाफत में शामिल है। लेकिन वैसा नहीं किया उन्होंने, क्योंकि बरतानिया ने एक तीसरी डील साइन की थी फ्रांस के साथ, जिसके अंदर उन्होंने ये मुआहदा किया हुआ था कि उस्मानवी खिलाफत के जब टुकड़े हम करेंगे तो कौन से इलाके हमारे पास आएंगे, बरतानिया के पास, कौन से इलाके आएंगे फ्रांस के पास, जिसको हम साइक्स पीको एग्रीमेंट कहते हैं। यस। तो बरतानिया ने 3 जगह टांगे डाली हुई थी, और उन तीनों कॉन्ट्रैक्ट्स को, उन तीनों क्या मैं बोलूँ उनको, यानी पूरा करने के लिए बरतानिया ने वो जो खिचड़ी पका दी, उसके अंदर ना ही अरबियों को उनका हिस्सा मिल सका पूरा, ना ही यहूदियों का वादा पूरा हो सका।
फ्रेंच का वादा पूरा हो गया थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन फिर उधर एक और वाक़या हो गया कि तुर्की आज़ाद हो गया। तुर्की के इलाके भी थे जो कि बरतानिया ने और फ्रांस ने आपस में डिवाइड करने थे, लेकिन वो उधर कमाल अतातुर्क ने इनकलाब एक आया, एक इनकलाब आया, आज़ादी की जंग लड़ी, बरतानिया को भी बाहर निकाला, फ्रांस को भी बाहर निकाला, और उसके बाद एक बड़ा अजीबो गरीब किस्म का ना स्टेटस को पैदा हो गया मिडल ईस्ट के अंदर, उस इलाके में, जहाँ पे आपका जो उर्दन, इराक और ये फ़लस्तीन का इलाका ये बरतानिया के पास है, शाम, लेबनान ये आ गया उसके पास, फ्रांस के पास, ठीक है। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि बरतानिया यहूदियों को इजाज़त दे देते हैं माइग्रेट करने के लिए। अब ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि यहूदियों को जो यूरोप में रह रहे हैं उनको फ़लस्तीन आने का शौक़ क्यों है। उसकी तारीख़ बड़ी लंबी है, उसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, बस ये कहूँगा कि यूरोपियंस ने यहूदियों के साथ बड़ा ही एक गैर सफाकी सलूक रखा। 1200 साल की एक बहुत तवील तारीख है। क्रिश्चियंस और यहूदियों की पुरानी एक लड़ाई थी ना, बहुत पुरानी एक लड़ाई, एक दूसरे को ही मार रहे थे, बल्कि यहूदियों को इन्होंने मारा ही है ज़्यादा। यहूदियों को तो बहुत मारा है, इन्होंने यरूशलेम में भी मारा था, यरूशलेम के अंदर वो सलीबी जंगों से लेकर क्रूसेडर्स आते थे, वो सलीबी आते थे, वो ब्रूटल तरीके से मारते थे। स्पेन के अंदर जो किया, स्पेन के अंदर जब मुसलमानों का हुक्मरानी थी, बड़ा एक यहूदी उस दौर को याद करते हैं, मुस्लिम स्पेन को, कि मैं एक जोश प्रोफेसर का लेक्चर सुन रहा था, अच्छा, और उसने बड़ा कैटेगोरिकली बोला दैट द गोल्डन पीरियड ऑफ जोश इंटेलेक्ट वाज मुस्लिम स्पेन। और उसने बड़ा कैटेगोरिकली बात की कि हिस्टोरिकली स्पीकिंग हमारे सबसे अच्छे रवाबत जो हैं स्पेन के अंदर मुसलमानों के साथ रहे हैं। बट नेतन्याहू साहब अब नहीं मानते वो बात। अब नहीं, अब तो कुछ और रियलिटीज़ है ना, अब सियासी हक़ाइक़ कुछ और है। तो मूविंग फॉरवर्ड होता दरअसल ये है कि 19वीं सदी के अंदर नेपोलियन पावर में आता है, और ये जोइश क्वेश्चन जो है ना, ये काफ़ी यूरोपियन सोसाइटी में, पॉलिटिक्स में मेन स्ट्रीम हो चुका है। तो नेपोलियन कहता है कि मैंने ये मसला ना हल करना है। तो नेपोलियन फॉर द फर्स्ट टाइम 1800 साल के बाद यहूदियों की एक काउंसिल होती है, उसे कहते हैं सनहेड्रिन, जैसे हमारी मजलिस शूरा है ना, उनकी होती है काउंसिल ऑफ सनहेड्रिन। सनहेड्रिन का मतलब क्या है? 71 बंदे, ठीक है। अब वो 71 क्यों हैं, वो एक अलग स्टोरी है। अच्छा, वो काउंसिल ऑफ सनहेड्रिन के अंदर नेपोलियन उन बंदों को ये कहता है कि तुम लोगों ने ना अपनी जो एसिमिलेट हो जाओ यूरोपियन कल्चर के अंदर, रवायात के अंदर ना एसिमिलेट हो जाओ। ये जो अपनी यहूदियत है ना, इसको ना ज़रा साइड पे कर दो, हमारे साथ मिल जाओ, फिर हालात बेहतर हो जाएंगे। आजकल कुछ ऐसी बातें यूरोपियन मुसलमानों को भी कहते हैं। यस, बिल्कुल ऐसी बातें करते हैं, बिल्कुल एसिमिलेट हो जाओ, छोड़ दो, हमारे कल्चर को अपनाओ, ये छोड़ दो मजहब को। ये बिल्कुल आपने सही बात की है कि दिस इज द सेम, बिल्कुल वही चीज़ यूरोपियंस दोबारा कि तारीख अपने आप को दोबारा रिपीट कर रही है। और यहूदियों ने किया, एसिमिलेट किया, अपने नाम तब्दील किए, उन्होंने अपना हुलिया तब्दील किया, लिबास तब्दील किया। यहूदी नॉन ज्यू में शादी नहीं से करते होते, मर्द कटर थे, इंटर मैरिजेस शुरू हो गई, लेकिन वो चीज़ ख़त्म नहीं हुई। वो जो गैर सफाकी सलूक था ना, उसमें बल्कि इंक्रीमेंट होना शुरू हो गया। अब क्या हुआ, बेसिकली नेपोलियन से लेकर 1895 तक, ठीक है, 70 साल तक ना ये पक रहा है। और 1895 में एक वाक़या होता है जिसे तारीख़ आज भी याद करती है, ड्रेफस अफेयर के नाम से। अब ड्रेफस अफेयर इन शॉर्ट क्या था कि एक जूइश मिड लेवल मिलिट्री ऑफिसर था फ्रेंच आर्मी के अंदर, उस पे ना जर्मन जासूस होने का इल्ज़ाम लग गया। ठीक, वो इल्ज़ाम बगैर शवाहिद के साबित भी कर दिया। उसको 20 साल की कैद भी सुना दी फ्रेंच गायाना, वो लैटिन अमेरिका के अंदर। इस वाक़ये को ना एक बंदे ने बहुत ज़्यादा कवर किया, वो था थियोडोर हर्त्ज़ल, जिसने ज़ायनिज़्म मूवमेंट को, वो फाउंडर ऑफ द ज़ायनिस्ट मूवमेंट, अर्ली 20th सेंचुरी, नो लेट 19th सेंचुरी, लेट 19th, ठीक है। और थियोडोर हर्त्ज़ल सहाफ़ी था,
अच्छा अच्छा, उसने कवर इस तरह किया, उसने कवर उसकी यानी जो यहूदियों के साथ ज्यादतियाँ हुई, जो यहूदियों के साथ ज्यादतियाँ हुई, उसने फिर अपने सहाफ़ती करियर के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो यूरोप के अंदर यहूदियों के साथ ज्यादतियाँ हुई, हाँ हाँ, उसको कवर किया, उसको कवर किया। ड्रेफस के गिर्द उसने अपनी पूरी करियर को बना लिया। ओह, ड्रेफस को उसने फिर आज़ाद भी करवाया, ये साबित करके कि कैसे ड्रेफस उस जासूसी के इल्ज़ाम से में शामिल नहीं था, बल्कि एक फ्रेंच ऑफिसर था।